हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने किंगडम फंजाई तक पढ़ लिया था। आज हमें किंगडम प्लांटी, एनिमीलिया और वायरस, वेरॉइड्स, प्रोयॉन्स और लाइकेंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किंगडम प्लांटी से। किंगडम प्लांटी की डिटेल स्टडी हम कौन से चैप्टर में करेंगे? चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है थोड़ा सा। Kingdom plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plants. पहली बात तो सारे यूकैरियोट्स है प्लांट किंगडम में। सेकेंडली सबके पास क्लोरोफिल है, सो दैट वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। A few members are partially heterotrophic, कुछ मेंबर्स हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। कुछ प्लांट्स जो हैं वो पैरासिटिक है और कुछ इंसेक्टिवोरस है, यानी इंसेक्ट्स को खाते हैं। ब्लेडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस की कौन कौन से एग्जांपल है? ब्लेडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। वहीं अगर मैं पैरासिटिक की बात करूँ तो कस्कटा इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। सो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेडरवोल्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, और कस्कटा जो हो गया वो हमारा पैरासिटिक प्लांट हो गया। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। यूकैरियोट सेल्स है तो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर भी होगा, विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है इनके पास, एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और जो इनकी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter number 8. यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, और किंगडम प्लांटी के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी में कौन कौन सी फाइलम आती है? एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स आती है, टेरिडोफाइट्स आती है, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। और एंजियोस्पर्म्स में दो क्लास कौन कौन सी आएंगी? मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। एक किसी भी प्लांट के लाइफ में 2 फेज होते हैं, कौन कौन से? डिप्लॉयड, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक कहने का मतलब है डिप्लॉयड, और गैमेटोफिक कहने का मतलब है हैप्लॉयड। डिप्लॉयड कौन से होते हैं? जिनकी प्लॉयडी 2n होती है, और हैप्लॉयड कौन से होते हैं? जिनकी प्लॉयडी n होती है। दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते रहते हैं, यानी कभी गैमेटोफिटिक कभी सेप्रोफिटिक। अब डिपेंड करता है उसका जो मेजर पार्ट है वो सेप्रोफिटिक है या गैमेटोफिटिक है, इसके बेस पे हम कहते हैं उसकी लाइफ साइकिल सेप्रोफिटिक है या फिर गैमेटोफिटिक है। The length of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on the others vary from different groups of in plants. This phenomena is known as alternation of generation. ये टॉपिक हम चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे अच्छे से। इसका कहने का मतलब क्या है? जो हैप्लॉइड है और डिप्लॉइड है ये लाइफ साइकिल्स आपस में चेंज होती रहती है, ऑल्टरनेट करती रहती है। सो डिपेंडेंट कि भाई कौन सी लाइफ साइकिल ज़्यादा है, या तो हैप्लॉइड फेज उसमें ज़्यादा है या फिर डिप्लॉइड फेज ज़्यादा है, या फिर जो उसका हैप्लॉइड फेज है उसमें वो इंडिपेंडेंट लिविंग है या फिर डिपेंडेंट है। इस बेस पे हमने उन्हें क्लासीफाई कर रखा है किस किस में। वहाँ पे हम 3 साइकिल्स पढ़ेंगे, हैप्लॉन्टिक साइकिल्स, डिप्लॉन्टिक साइकिल्स और हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल्स। इन बेसिस पे हमने इन्हें क्लासीफाई कर रखा है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक ऑल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल इन दिस ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर नंबर 3। इसकी अच्छे से स्टडी हम चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। नेक्स्ट किंगडम है हमारी किंगडम एनिमीलिया। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी कौन से चैप्टर करेंगे? चैप्टर नंबर 4 में। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें सारे हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, दैट आर मल्टी सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। डायरेक्टली कैसे? हम जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो डायरेक्टली हम प्लांट से ले रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे? जो एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे हैं हम उन एनिमल्स को भी खा रहे हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, गट। इंटरनल कैविटी कहने का मतलब गट। हम जो अपना फूड है वो हम गट में खाते हैं। एंड स्टोर रिजर्व फूड एज ग्लाइकोजन, या फिर फैट के तौर पे हम स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा फूड को जो हमारे बॉडी में भी रिक्वायर्ड नहीं है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। हम में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी पहले हम खाते हैं फिर हम उसे पचाते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? पहले इंजेक्शन और उसके बाद डाइजेशन। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have definite shape and size. ग्रो करते हैं और adults बन जाते हैं। Higher forms show elaborate sensory and
मोटर मैकेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म जैसे हम हो गए, हमारे में इलेबोरेट सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से जैसे सेंसरी पार्ट्स हो गए, हमारे आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, टंग हो गई, ईयर हो गए। और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी पाए जाते हैं, जैसे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ये सारे। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, हमें से ज़्यादातर जो है वो लोकोमोट कर पाते हैं। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें, वहाँ पर लोकोमोशन हमें नहीं देखने को मिलता। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल और फीमेल में होता है, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, जैसे एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट हो गई। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 4। डिटेल में हम इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायरस, विरोइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। ये इस चैप्टर में अलग टॉपिक क्यों बनाया है, क्योंकि इन चारों का व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई भी मेंशन नहीं करा उसने कि ये चारों कौन है, क्या नहीं है, इसलिए इन्हें हम अलग से पढ़ने वाले हैं। सो देयर इज नो मेंशन ऑफ दीज इन व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, जो वायरस, विरोइड्स और प्रायॉन्स हैं, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर कहने का मतलब क्या है? ये कंप्लीट सेल नहीं है। वहीं अगर लाइकेन की बात करें, दे आर सेल्यूलर, मतलब वो लिविंग है और कंप्लीट है, लिविंग भी है। लेकिन वायरस, विरोइड्स और प्रायॉन्स के बारे में हम नहीं कह सकते ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। अब सेल्यूलर किसे कहते हैं और ए सेल्यूलर किसे कहते हैं? हम सेल्यूलर उन्हें कहते हैं जिनके पास ये तीन चीज हो। क्या क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं हम। सेकेंड थिंग, जेनेटिक मटेरियल हो। एंड थर्ड थिंग इज साइटोप्लाज्म। सो ये तीनों चीजें मिलकर एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलुलर मेम्ब्रेन जो हमें मिलती है किसमें? वायरसेस में। जेनेटिक मटेरियल में देखने को मिलता है, लेकिन हमें साइटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता वायरसेस में, इसी वजह से हमें उन्हें ए सेलुलर कहते हैं। अब जो सेल नहीं है, अब सेल क्या है? सेल है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है जो जिस भी स्ट्रक्चर के पास एक कंप्लीट सेल है वो लिविंग है, लेकिन वायरस, विरोइड्स और प्रायॉन्स के पास तो सेल कंप्लीट नहीं है। सो हम इन्हें लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें? सो इसका बेस्ट आंसर होगा दे आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि वायरस जब किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो वो तो लिविंग हो जाता है, मल्टीप्लाई करता है, ये सब करता है, लेकिन एक अगर इनर्ट स्ट्रक्चर है तो वो एक क्रिस्टल की तरह पाया जाता है। सो हम इसे लिविंग का या नॉन लिविंग का है, इसके लिए हमने बेस्ट आंसर निकाला कि ये एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है। नेक्स्ट है वायरसेस आर crystallize outside the living cell। अगर मैं वायरस को लिविंग सेल से बाहर निकाल दूं, सो वो क्रिस्टलाइज्ड है, क्रिस्टल की तरह पाए जाते हैं, जैसे नमक के क्रिस्टल नहीं होते, सिमिलरली वायरस के भी क्रिस्टल ऐसे ही पाए जाते हैं अगर वो किसी लिविंग होस्ट से बाहर एनवायरनमेंट में है। लेकिन अगर वो किसी लिविंग होस्ट में चले गए तो उनकी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है और वो रेप्लिकेट करने लग जाते हैं वहाँ पे। सो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर।
सो वायरस, विरोइड्स, प्रेयॉन्स और लाइकन्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस होता क्या है? वायरस का मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। मतलब कि ये बहुत ही पॉइजनस या फिर वेनम, जहर की तरह काम करता है ये। इसका मतलब होता है वायरस। वायरस में सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दिमित्री इवानोस्की ने। ईयर 1892। सबसे पहले काम उन्होंने क्या करा? उन्होंने टोबैको मोजाइक डिजीज के बारे में पढ़ा। उन्होंने टोबैको का प्लांट था, उसमें मोजाइक फॉर्मेशन हो रही थी, यानी उसमें धब्बे धब्बे पड़ रहे थे। तो उन्होंने उसकी स्टडी करी कि ये आखिर है क्या। तो उन्होंने पाया कि ये जिससे भी कॉज हो रही है, उन्हें नहीं पता था ये वायरस से कॉज हो रही है। उन्होंने कहा जिस भी ऑर्गेनिज्म से कॉज हो रही है वो स्मॉलर है बैक्टीरिया से। मतलब कि बैक्टीरिया तो नहीं है वो। क्यों? उस टाइम में बैक्टीरिया फिल्टर आते थे। जब उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को पास किया बैक्टीरिया फिल्टर से, तो वो पास हो गए, वो नहीं रुके। इसका मतलब वो बैक्टीरिया से स्मॉलर है, उन्हें नहीं पता ये वायरस है। सेकंड नंबर पे आए MW बिजर्निक। 1898 में इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी टोबैको के ऊपर स्टडी करी और इन्होंने कहा कि अगर मैं किसी इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट में से इस चीज को निकाल कर किसी हेल्दी प्लांट में डाल दूं, तो ये एक हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देता है। मतलब कि जो भी चीज है ये कैसी है? दिस इज कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम। इसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मतलब कि ये जो भी चीज है ये इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस यानी ये किसी हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देती है इजिली। फिर उन्होंने इसको नाम दिया, पहली बार नेम दिस एज वायरस। वायरस का नाम किसने दिया? MW बिजर्निक ने 1898 में, कि भाई ये तो पॉइजनस फ्लूइड है या फिर वेनम है, ये किसी इन्फेक्टेड प्लांट से अगर इसको हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर कर दिया तो ये उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो उन्होंने पहली बार नाम दिया इसको वायरस। थर्ड आते हैं WM स्टैनली। ये कब आए? 1935 में। इन्होंने कहा कि हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, हम उसके क्रिस्टल्स बना सकते हैं। एंड क्रिस्टल में मेनली क्या होता है? जो क्रिस्टल उन्होंने बनाया उसमें मेनली क्या पाया? मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। उन्होंने कहा इसमें ज़्यादातर हिस्सा प्रोटीन है। उन्होंने वायरस के क्रिस्टल बनाए और स्टडी करी और उसमें पाया कि भाई इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। और उन्होंने एक बात और कही कि जो ये वायरस है ये इनर्ट रहता है आउटसाइड द होस्ट के बाहर जो ये वायरस है ये इनर्ट स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल भी लिविंग नहीं है। और उन्होंने इसके क्रिस्टल बना के स्टडी किया तो पाया कि इसका जो मेन पार्ट है, ज़्यादातर हिस्सा वो प्रोटीन से बना हुआ है। नेक्स्ट एक लाइन लिखी हुई है NCERT में लास्ट में पैराग्राफ में, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये एक बार नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है कि वायरस कैसे पैरासाइट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट कहने का मतलब 100% पैरासिटिक है। ये वायरस जो है ये 100% पैरासिटिक है। क्यों? इन्हें अपने आप को रेप्लिकेट मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? एक लिविंग होस्ट चाहिए। और लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट कौन होते हैं? पैरासाइट्स। इसके अलावा इनका कोई और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ही नहीं, सिर्फ ये पैरासिटिक ही है। ऑब्लिगेट मतलब 100% दे आर पैरासिटिक, सिर्फ ये पैरासाइट की तरह ही रह सकते हैं। नेक्स्ट, वायरस में होता क्या क्या है? वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस जो है
वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब उसमें न्यूक्लिक एसिड है, यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए, और प्रोटीन का बना हुआ है, यानी न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन का एक कोड प्रेजेंट है उसके, इसलिए हम वायरस को क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, और जो जेनेटिक मटेरियल में पाया जाता है वही इन्फेक्शियस होता है। जो प्रोटीन है वो इन्फेक्शियस नहीं है। इनका जो मेन इन्फेक्शियस पार्ट कौन सा है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए। नेक्स्ट, कुछ डिजीज कॉजिंग जो वायरसेस होते हैं प्लांट्स में जो होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल बता रखा है। कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो प्लांट्स को डिजीज फैलाते हैं वायरसेस का, कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वहीं वो वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वहीं अगर वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पहली बात बैक्टीरियोफाज। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस। इनमें कौन सा पाया जाता है, इनमें पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब कि वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। तो सपोज करो जैसे ये न्यूक्लिक एसिड है, ये आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है। अब इसके ऊपर प्रोटीन के कोट है, इसके ऊपर ये प्रोटीन के कोट है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन कोट के से कवर्ड है पूरी तरीके से। सो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड। या तो ये आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। और जो प्रोटीन कोट होता है इसे कहते हैं हम कैप्सिड। और ये स्मॉल सब यूनिट यानी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ वायरल डिजीज का नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में। कौन कौन से, जैसे कि मम्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, एड्स। सो ये वायरल डिजीज किस में है, एनिमल्स में। ये सारी एनिमल्स की वायरल डिजीज के नाम दे रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज इन प्लांट्स में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर उसे कोई वायरल डिजीज है तो। पहला, मोजाइक फॉर्मेशन, धब्बे धब्बे पड़ जाएंगे प्लांट पे। सेकंड, लीफ रोलिंग, लीफ रोल करने लग जाएगी और कर्ल होने लग जाएगी, कर्लिंग होने लग जाएगी, मतलब घूमने लग जाएगी लीफ जो है। थर्ड, वेन क्लियरिंग, जो वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट है वो बिल्कुल क्लियर होने लग जाएंगे, मतलब सफाचट होने लग जाएंगी। और जो पत्ता है वो येलोइंग होने लग जाएगा, पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। फोर्थ है हमारा ड्वार्फिंग, प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी, मतलब रुक रुक कर होगी, मतलब जो प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ चल रही थी बजाय उसके वो रुक रुक। सेकंड टॉपिक है हमारा वेरॉइड्स। वेरॉइड्स का मतलब होता है डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट। कहने का मतलब जैसे वायरस के पास प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड मिला था, इनके पास प्रोटीन कोट भी एब्सेंट होता है। ये सिर्फ फ्री न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या तो आरएनए या फिर डीएनए। सो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर in 1971।
नेक्स्ट causes potato spindle ट्यूबर डिजीज। कौन सी डिजीज कॉज करते थे? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन्होंने कॉज करी। सो ये जस्ट इस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फ्री न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। उसमें भी कौन सा न्यूक्लिक एसिड? फ्री आरएनए होते हैं, डीएनए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए होते हैं। और वहीं बात की जाए, जो आरएनए इनमें पाया जाता है और जो वायरस में पाया जाता है उनमें बहुत फ़र्क है। आरएनए ऑफ वेरोइड्स इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इनके आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो है, किसके कंपेयर में? वायरस के कंपैरिजन में। वायरस के कंपेयर में इनका जो आरएनए का वेट, मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है। एंड लास्ट पॉइंट इज, जो वेरोइड्स होते हैं ये स्मॉलर देन वायरस होते हैं, ये वायरस से भी छोटे होते हैं। प्रोटीन कोड भी नहीं रहा इनके पास, तो ये तो वायरस से छोटे होने ही है हमारा। प्रायोन्स, प्रायोन्स क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को ही हम प्रायोन्स कहते हैं। अब वेरोइड्स वो थे जिनके पास खाली आरएनए था, खाली न्यूक्लिक एसिड था, और जो प्रायोन्स है इनके पास खाली प्रोटीन कोट है, इनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है। नेक्स्ट, इनका साइज और वायरस का साइज सेम होता है, सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस, वायरस के साइज के बराबर ही होते हैं। और इनसे जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं? कॉजेज BSE, BSE मतलब बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक है। अब इसके जो इस जैसे ही वेरिएंट पाए गए वो थे कैटल्स में मैड काउ डिजीज, इसे कहते हैं हम। और इसी का एक और वेरिएंट जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करता है उसे कहते हैं हम CR जैकब डिजीज। टॉपिक है हमारा लाइकेंस। अगर हम लाइकेंस की बात करें, लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी मैं तेरे लिए काम करूंगा तो मेरे लिए काम कर, यानी दोनों का आपस एक दूसरे के लिए काम करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके और किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। इसमें फंगल पार्ट को हम क्या कहते हैं? माइकोबायंट। वहीं अगर एल्गल पार्ट की बात की जाए इसे कहते हैं हम फाइकोबायंट। अब एल्गे किसका पार्ट है? प्लांट किंगडम का। सो ये फोटोसिंथेसाइज करेगा, यानी ये ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। वहीं अगर बात की जाए फंजाई की, इसमें सारे हेट्रोट्रॉफ्स थे, सो ये हेट्रोट्रॉफिक है क्योंकि सिंथेसाइज नहीं कर सकता अपना फूड खुद। सो क्या होता है, जो एल्गे है वो फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनता है वो फंजाई को देता है। इसके बदले फंजाई क्या करता है? एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है, सेकंड उसके लिए वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। लाइकेंस की एक और इम्पोर्टेंट बात है, दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। क्यों? क्योंकि जो पोल्यूटेड इलाका होगा वहाँ पे लाइकेंस पाए ही नहीं जाएंगे। मतलब जहाँ लाइकेंस नहीं मिल रहे वो सारे पोल्यूटेड इलाके हैं, और जहाँ लाइकेंस मिल रहे हैं वहाँ पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। सो ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है। नाउ फ्रॉम NCERT, viruses, viroids, prions and lichens. In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. यानी वायरस, विरोइड्स और प्रायोन्स जो है वो एसेलुलर है, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करते हैं। वहीं लाइकेंस का भी कोई मेंशन नहीं किया गया। दे आर
आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस है, यहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects virus can have on us even if we don't associate it with our condition. हम वायरस का इम्पैक्ट इजीली देख सकते हैं जब हमें फ्लू होता है. हम सबको फ्लू हो रखा है. ये वो एक वायरल डिजीज़ है, तो हम वायरस का सामना कर चुके हैं. वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन. वायरस को क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं दी गई. सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू लिविंग, क्योंकि हम उन्हें ट्रू लिविंग नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट सेल तो है ही नहीं. इफ़ यू अंडरस्टैंड अ लिविंग एज दोज दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम माने कि लिविंग वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास सेल होता है, सो वायरस तो उस कैटेगरी में नहीं आते. द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दोबारा बता रही है एनसीईआरटी, वायरस नॉन सेलुलर है, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. लिविंग सेल के बाहर वो एक क्रिस्टल की तरह, जैसे नमक के दाने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही पाए जाते हैं वायरसेस भी. हाँ, लेकिन जब किसी होस्ट को पकड़ लेते हैं फिर वो रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं. सो हैं वो नॉन सेल्यूलर और बॉडी के बाहर वो क्रिस्टल की तरह पाए जाते हैं. तो क्या माने, लिविंग माने या नॉन लिविंग माने? वंस दे इन्फेक्ट द सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ. खुद को रेप्लिकेट करने के लिए उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और होस्ट को मार देते हैं. वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? वायरस को ना हम लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग कह सकते हैं. हम कह सकते हैं दे आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. वेनम का मतलब क्या होता है? जहरीला तरल पदार्थ. दिमित्री इवानोस्की 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल मतलब जो कॉज करते हैं ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको. तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ के दौरान देखा कि जो टोबैको मोजाइक डिजीज़ में हो रही है, कोई ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब है वो उसमें पत्तों में धब्बे आ रहे हैं, उसमें कोई डिजीज़ आ गई है टोबैको के प्लांट में. दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया. उन्होंने फिर उस पर स्टडी करी, भाई ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जिसकी वजह से पत्तों पे धब्बे आ रहे हैं. और उन्होंने पाया कि ये जो भी है ये बैक्टीरिया से छोटा है, क्योंकि दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. बैक्टीरिया फिल्टर से ये पास हो गए. फिर M.W. विजनिक आए 1898 में. उन्होंने डेमोस्ट्रेटेड किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको. इन्होंने भी टोबैको प्लांट के ऊपर स्टडी करी. उन्होंने जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था उससे निकाल के उसको एक हेल्दी प्लांट में जब ट्रांसफ़र किया तो पाया कि हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो चुका है. और उसको उन्होंने क्या कहा? कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम. उन्होंने कहा ये तो एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है और इसको वायरस नाम दिया. जो भी ये माइक्रोब है ये वायरस है, क्योंकि ये एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में भी डिजीज कोज कर रहा है. तो ये तो लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड हुआ. देन फिर W.M. स्टैनली आए 1935 में. उन्होंने कहा वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज. वायरस के हम क्रिस्टल बना सकते हैं जिसमें लार्जली क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं. दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. ये इनर्ट पाए जाते हैं. अगर इनका कोई स्पेसिफिक होस्ट सेल जब तक ना मिलेगा तब तक ये इनर्ट ही पाए जाएंगे एनवायरनमेंट में. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. वायरसेस जो हैं ये 100% पैरासिटिक ही हैं. यही इनका एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और कोई तरीका नहीं है. ये वायरसेस का डायग्राम दिखा रखा है. ये जो दिखा रखा ए है ये टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम है. वहीं जो सेकंड है ये एक बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है. बैक्टीरियोफाज वो होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस. सबसे पहले टोबैको मोजाइक वायरस में ये जो अंदर हेलिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? RNA. कौन सा RNA? सिंगल स्टैंडर्ड RNA. और जो प्रोटीन कोट है वो क्या है? कैप्सिड. किससे बना है? ये जो स्मॉल ये दिख रहे हैं ये इन्हें कहते हैं हम कैप्सोमियर्स. स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर से मिलकर बना है कैप्सिड. और कैप्सिड के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA. वहीं बैक्टीरियोफाज की बात की जाए, इसके पास क्या होती है? हेड होती है, कॉलर होती है, शीथ होती है एक लंबी सी, और टेल फाइबर्स होते हैं. जो जेनेटिक मटेरियल है इसका भी जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन होता है, हेड में प्रेजेंट होता है. सो जब ये किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ से ट्रांसफ़र होके इनकी टेल से निकलता हुआ सीधा बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है. नेक्स्ट है हमारा इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल. वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है. दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, जो कि या तो RNA होगा या DNA होगा. नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA. किसी भी वायरस में DNA और RNA एक साथ नहीं मिल सकते. या तो उसके पास खाली RNA होगा या खाली DNA होगा. अब वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन. न्यूक्लियर प्रोटीन क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लिक एसिड है प्लस एक प्रोटीन का कोट है. एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. और इसका जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस होता है, प्रोटीन कोड इन्फेक्शियस नहीं होता. इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड. जो वायरस प्लांट्स में इन्फेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? जनरली सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाले होते हैं. वहीं जो एनिमल्स को करते हैं वो SSRNA, DSRNA या फिर DSDNA.
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज, वो वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं, और ये मेनली क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, वायरस के प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं हम, कैप्सिड, जो किससे बना हुआ है, कैप्सोमियर से। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है न्यूक्लिक एसिड को। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometric fashion. वायरस कॉज डिजीजेज लाइक, वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, मम्स होती है, स्मॉल पॉक्स होती है, हर्ब्स होती है, इन्फ्लुएंजा होती है, एड्स होती है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी, प्लांट्स में कौन कौन से वायरल सिम्टम्स हो सकते हैं, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ में धब्बे पड़ जाना, लीफ का रोल हो जाना या कर्ल हो जाना, वीन क्लियरिंग हो जाना या येलो पड़ जाना, और स्टंटेड ग्रोथ होना प्लांट में। ये सारे लक्षण है कि उसको एक वायरल डिजीज हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे वेरॉइड्स। वेरॉइड्स में क्या होता है, डिवाइड्स ऑफ प्रोटीन कोड। इन 1971 थियोडाइनर ने डिस्कवर किए थे, जो कि किससे छोटे थे, वायरस से, क्योंकि इनके पास प्रोटीन कोड तो होता ही नहीं। और कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज याद होनी चाहिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं ये। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, खाली आरएनए पाया गया। इट लैक द प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, इसी वजह से इन्हें हम विरॉइड कहते हैं। विरॉइड दो वर्ड से बना है, वायरस डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, यानी अगर वायरस में से प्रोटीन हटाए तो विरॉइड की तरह काम कर सकता है। द आरएनए ऑफ द विरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, जो आरएनए है विरॉइड का वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है, किसके कंपेयर में, वायरस के कंपेरिजन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रायोन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शंस न्यूरोलॉजिकल, इनसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं, यानी ब्रेन पर अटैक करने वाली डिजीज करते हैं। ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, और मेनली इनका टारगेट क्या रहता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ये पता होना चाहिए कि इनका मेन टारगेट है न्यूरोलॉजिकल डिजीज। द एजेंट वॉज सिमिलर साइज था वायरस की, उसमें इनको हमने प्रोयॉन्स कह दिया। द मोस्ट, इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है, इज बीएससी। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो प्रोयॉन से कॉज होती है उसे कहते हैं बीएससी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे कैटल्स में हम मैड काउ डिजीज कहते हैं, और इसका एनालॉगस जो एनिमल्स में है उसे हम कहते हैं सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी। वही लाइकेंस जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किसकी, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन किसकी, एल्गे और फंजाई की। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायंट कहते हैं, वही फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायंट कहते हैं। जो फाइकोबायंट है वो ऑटोट्रॉफिक है, वहीं जो माइकोबायंट है वो हेट्रोट्रॉफिक है। एल्गे प्रिपेयर फूड, एल्गे क्या करता है, फंजाई के लिए फूड बनाता है, फंजाई क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, और एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम soil for its partner. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. lichen इतना ही क्लोज एसोसिएशन है कि कोई अगर उन्हें देखेगा तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ये दो ऑर्गेनिज्म है, सबको लेगा ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है। लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है हमारा, ये इसका लास्ट टॉपिक था, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो चैप्टर नंबर 3 रहेगा, प्लांट किंगडम। उसे हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर प्लांट किंगडम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।